हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। हम आज सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में आता है। ठीक है, इसमें टॉपिक जो रहेगा रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या फिर एनालिप्टिक्स, जो कि रिस्पायरेटरी मेडिकेशन के अंतर्गत आता है। हमारे यूनिट फर्स्ट का है ये। ओके, इसमें अब देखते हैं टॉपिक का मीन क्या है भैया। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या फिर एनालिप्टिक्स। रिस्पायरेटरी का मतलब ये श्वसन तंत्र से बात हो रही है, कुछ सांस लेने वाले सिस्टम से, जिसमें लंग्स और एल्वियोली ये सब इंक्लूडेड थे। स्टिमुलेंट्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो बढ़ावा देता है। तो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी ऑफ ड्रग ही करते हैं, तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी में कोई ऐसी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं जो कि रिस्पायरेशन को बढ़ावा देंगी, श्वसन को बढ़ावा देंगी, श्वसन दर को बढ़ाएंगी। अगर घटा है तो उसे इंप्रूव करेंगी। ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो श्वसन को बढ़ाएंगी, रिस्पायरेशन को बढ़ाएंगी। ठीक है, डिफिनीशन देखते हैं क्या लिखा है नीचे। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट आर मेडिकेशन यूज टू स्टिमुलेट रिस्पायरेशन इन कोमा कंडीशन, इन सीओपीडी एंड आफ्टर या फिर पोस्ट एनेस्थीसिया एक्सेट्रा। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग होता है रिस्पायरेशन को बढ़ाने में, श्वसन दर को बढ़ाने में या उसे सुधारने में, अगर कम हुआ है तो। किस किस अवस्थाओं में? कोमा के कंडीशन में और सीओपीडी के कंडीशन में और पोस्ट एनेस्थीसिया। अब कोमा कंडीशन में क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है कि कोमा कंडीशन में इसका उपयोग करेंगे? आपको ये फिल्मों में या ऐसे किसी भी बातचीत करते वक्त हम लोग सुन लेते हैं स्टोरी में कि कोमा में चले गए, चोट लग गया, ऐसा कुछ सुने हैं। ठीक है ना, फिल्मों में तो अक्सर दिखाया जाता है, मारे खींच के चोट लग गया। ब्रेन वाले पोर्शन की बात हो रही है, ये नहीं पैर पे मारे तो कोमा में चले जाएंगे। कोमा का सीधे सीधे मीनिंग है कि ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जिंदा तो रहता है इंसान, लेकिन एक सोते हुए इंसान की तरह बिहेव करेगा। उसके सब आर्गन काम करें, लेकिन उसे कुछ सेंसेशन नहीं होगा, पता नहीं होगा। डीप स्लीप, उसे कुछ पता नहीं चलता है, दर्द वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्यों देना पड़ रहा है भैया रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट? अगर आर्गन जो है, हम लोग सोए हुए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और सेकेंड सेमेस्टर में, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसमें मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और रिस्पायरेशन कम हो जाता है, हार्ट बीट भी हल्का डिप्रेस हो जाता है, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो कोमा में भी जब डीप स्लीप बोल रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं ब्रेन जो है उनको रेगुलेट नहीं कर पाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को। रिस्पायरेटरी सेंटर है मेडुला ओब्लांगाटा। तो अगर ब्रेन को चोटिल हुआ है या ब्रेन पे चोट लगा है तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। तो ये हो सकता है कि हम सांस लेना बंद हो जाए हमारे शरीर का, जो कोमा कंडीशन में जो भी व्यक्ति है, या फिर कम हो जाए सांस लेने की दर, जो 16 से 18 बार है वो हो सकता है कम हो जाए। तो ऐसे अगर अवस्था में सांस लेना कम हो जाए, तो सांस लेने का आपको पता है ये बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेने पे ही हमारे शरीर में पहुंचता है, जो भी डिमांड है ऑक्सीजन का वो पूरा होता है। ओके, तो कोमा कंडीशन में भी रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लंग्स बंद हो जाए तो जो बची खुशी आस रहेगी वो भी बंद हो जाएगी पेशेंट से, कि वो फिर वापस होश में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सांस लेते रहेगा तो फिर जिंदा रहेगा वो। तो इसलिए इसमें भी रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट की जरूरत है हमें देने की। ठीक है, दूसरी कंडीशन लिख रहा है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में फार्माकोलॉजी थर्ड के कवर किया है, डिस्कस किया हम लोगों ने, आप उसमें देख लीजिए। सीओपीडी में होता क्या था, क्रोनिक लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्टिव बाधा हो जाती थी, पल्मोनरी डिजीज लंग से संबंधित बीमारी है जिसमें लंबे समय से बाधित होता था हमारा रिस्पायरेशन, श्वसन दर। ठीक, तो ऐसी अवस्था में भी हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट देंगे ताकि व्यक्ति जो है अच्छे से सांस लेते रहे, और लेते रहेगा सांस तो जीवित रहेगा, सीधा सा फंडा है। ठीक है, आफ्टर या फिर पोस्ट एनेस्थीसिया। पोस्ट एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया आपने सुना होगा या सुना है, पढ़ा भी है फार्माकोलॉजी में भी और मेडिसिनल में भी, कि ऐसी दवाई है जो हमारे नर्व को ब्लॉक करती है, नर्व को ब्लॉक करती है। और नर्व का काम है मैसेज ले जाना और ले आना, ये सब चीज़ें काम करवाते हैं नर्व। तो जब ब्लॉक कर देता है तो ऐसा कभी कभी होता है कि इसके साइड इफेक्ट आते हैं एनेस्थीसिया के, कि रिस्पायरेटरी सिस्टम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, हार्ट भी डिप्रेस हो जाता है, ये सब चीज़ें डिप्रेस होती हैं। तो जब अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम डिप्रेस होगा तो हमें स्टिमुलेंट देना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेना हमारे शरीर को निरंतर आवश्यक है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऐसी दवाइयां हैं रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट जिनका उपयोग होता है
रिस्पायरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए। क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड हमें पूरा करना है शरीर का, नहीं तो सेल्स डेथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और अगर सीरियस कंडीशन हुआ तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये हमने समझा। अब नीचे देख लेते हैं, कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें दवाइयों का नाम पढ़ेंगे, फिर उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। तो अब दवाइयों का नाम देख लेते हैं, या क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेटिव ड्रग, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। ओके, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम लिस्टेड किए हैं यहाँ पे, जो स्टिमुलेशन का काम करती हैं रिस्पायरेटरी को। जैसे नाम 8-10 नाम है यहाँ पे, आप देखते हैं, देख लीजिए। डोक्सप्राम, नैलोक्सोन, प्रीथाकोमाइड और योहिम्बीन, स्ट्राइसिन और पिक्रोटॉक्सिन, इधर कैफीन है, थियोफाइलिन है, एमिनोफाइलिन और पेंटिन टेट्राजोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PTZ भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये 8-10 दवाइयाँ हैं जो कि रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करती हैं। ओके, और रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी दवाइयाँ जो हमारे सांस की दर अगर कम हो रही है तो उनको बढ़ाता है। ठीक, ये 10 दवाइयाँ। तो इसमें अब मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेंगे दवाई का, कि आखिर ये काम क्या करते हैं भैया और कैसे करते हैं। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मीनिंग है कि हमारे शरीर पे ये दवाइयाँ कैसे कार्य देती हैं या कैसे प्रभावित करके हमारी चीज़ों को बरकरार रख रही हैं, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि इट काज ब्रांकोडाइलेशन। ये जो दवाइयाँ हैं ब्रांकाई को डायलेट कर देती हैं। ब्रांकाई जो आर्टरी का ही एक फॉर्म है, उसकी डायमीटर आर्टरी से छोटी होती है। ठीक, और वो स्पेशली हम रिस्पायरेटरी की बात कर रहे हैं तो ये लंग्स में भी पाई जाती है, जहाँ पे लंग्स में ये दवाइयाँ जाएंगी ब्लड में घुलने के बाद, और वहाँ पे उसको डायलेट कर देंगी। जो भी ब्रांकियोल्स हैं वहाँ पे उनको डायलेट कर देगी, शिथिल कर देगी। क्योंकि कंस्ट्रिक्शन होता है तो कभी कभी हमारे अंग जो है काम नहीं कर पाते, वहाँ पे ब्लड वगैरह प्रॉपर नहीं पहुँचेंगे, ये सब दिक्कत हो सकती है। तो ये दवाइयाँ ब्रांकोडायलेशन करवाती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है उसी में, इट स्टिमुलेट रिस्पायरेटरी सेंटर, जैसे कि नाम लिखा गया है मेडुला ओब्लांगाटा। रिस्पायरेटरी सेंटर जो ब्रेन में मेडुला ओब्लांगाटा होता है वो रिस्पायरेटरी सेंटर की तरह काम करता है। श्वसन दर को कंट्रोलिंग की कैपेसिटी उसमें होती है। ठीक है, तो उनको स्टिमुलेट करते हैं ये दवाइयाँ, और उसको स्टिमुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा रिस्पायरेशन बढ़ेगा, जो कि हमें बढ़ाना है। इसी में तीसरा पॉइंट लिखा है इट इंक्रीज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा तो सभी अंग प्रॉपर काम करेंगे, क्योंकि हार्ट ही सभी अंगों को ब्लड देते हैं या ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ के अंग प्रॉपर काम करेंगे, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ये सब होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका ये 4-5 फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डोक्साप्राम या डोक्सप्राम लिखते हैं, जो दवाई का हमने नाम वहाँ पे लिस्टेड किया हम लोगों ने, तो उसको देख लेते हैं। डोक्सप्राम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं शरीर में, कि आखिर श्वसन दर बढ़ जा रहा है। देखिए, डोक्सप्राम बाइंड विथ कीमोरिसेप्टर इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी। डोक्साप्राम जो दवा हम ले रहे हैं, इनहेल करेंगे या फिर IV भी देते हैं। ठीक है, IV इंजेक्शन के थ्रू भी ये दवाई देते हैं। तो इसमें होता क्या है, बाइंड विथ, जब भी ये ब्लड में जब एब्जॉर्ब होकर पहुंचेगा तो बाइंड विथ कीमो रिसेप्टर इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी। ये कीमो रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्टरी। कैरोटिड और एओर्टिक को थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं, वैसे पता तो है हम लोग को। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट के वाल को, हार्ट के दीवार को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर हार्ट को हम लोग ऐसे बना लें सिंपली समझने के लिए, ठीक, तो हार्ट के जो ये वाल हैं, ठीक, इनमें एओर्टिक, सॉरी मैं कैरोटिड को बोल रहा था। कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो हार्ट से निकल के ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अगर ब्रेन को यहाँ पे इंडिकेट करें हम, तो कैरोटिड आर्टरी
ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, स्पेलिंग नहीं ध्यान दी इसलिए। कैरोटिड, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन भी हमारे बॉडी का ही अंग है और उसको भी ब्लड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ ज़रूरत है। और एओर्टिक बॉडी, एओर्टा हार्ट में ही पाया जाता है, एओर्टा ऊपर पोर्शन, ठीक है, इसमें भी रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो अब समझ लेते हैं हम अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। कैरोटिड जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करे, ऐसी आर्टरी है, और एओर्टिक बॉडी की बात हो रही है जो हार्ट के ऊपरी पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं, डोक्साप्राम बाइंड विथ कीमो रिसेप्टर इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी। एओर्टा में रिसेप्टर प्रेजेंट है और कैरोटिड जो ऊपर जा रही है ब्रेन के पास, उससे डोक्साप्राम बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, देन सीएनएस मेडुला ऑब्लांगाटा स्टिमुलेट एंड बीपी आल्सो इंक्रीज्ड। जब उनसे ये बाइंड कर रहे हैं दवाइयाँ डोक्साप्राम, तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर सीधे सीधे बोले तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, वो स्टिमुलेट होते हैं, उनके काम को बढ़ाया जाता है डोक्साप्राम के द्वारा, ठीक। और बीपी भी बढ़ जाती है, क्योंकि बीपी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एओर्टा में, एओर्टिक बॉडी में भी रिसेप्टर से ये जुड़ रहा है, और इस दवाई का काम ही है स्टिमुलेशन करवाना, ठीक है। हाँ, फिर लिख रहे हैं लास्ट में 10 रिस्पायरेशन इंप्रूव, और अंततः रिस्पायरेशन इंप्रूव हो जाता है, श्वसन दर बढ़ जाता है, जिसकी हमें आवश्यकता थी। ओके, डोक्साप्राम बाइंड विथ कीमो रिसेप्टर इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी, देन सीएनएस या फिर मेडुला ऑब्लांगाटा स्टिमुलेटेड एंड बीपी आर आल्सो इंक्रीज्ड, thus resultant respiration is improve। ओके, हमने ये समझ लिया मैकेनिज्म। अब फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं। तो हम डोक्साप्राम की बात कर रहे थे, तो उसी में फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे कि आखिर जब दवा काम कर चुकी तो अब इन्हें बाहर भी जाना है, क्योंकि हमें हमारी नेचुरल जो बॉडी वर्क करती है, नेचुरली जो आर्गन है वो वर्क करती रहती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसे ज़रूरत पड़ते हैं कि हमें ये दवाइयाँ बाहर से देनी पड़ती हैं। तो जब काम हो गया तो अब इनको बाहर भी निकलना है। तो फार्माकोकाइनेटिक में होता यही है कि इट एब्जॉर्ब या इट एडमिनिस्टर्ड आईवी, देन इट प्रॉपरली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ओके, ये हो गया। फिर देन एक्सक्रीटेड बाय यूरिन इन अनचेंज्ड फॉर्म। जो डोक्साप्राम है ये एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, बाहर निकलता है अनचेंज्ड फॉर्म, जैसा गया था वैसे ही निकल जाएगा ना, उसमें कोई केमिकल्स ग्रुप वगैरह जुड़ के उसके स्ट्रक्चर को, केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, एक्टिव इनएक्टिव ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, हाँ, फार्माकोकाइनेटिक ये था। आईवी, हम आईवी रूट से इसे दे सकते हैं और ये अनचेंज्ड फॉर्म में ही यूरिन से बाहर निकल जाता है। ओके, यूजेस क्या है? अब यूजेस अभी यहीं पे हमने लिखा है इसके डिफिनीशन में ही कि सीओपीडी में दे सकते हैं, इसे कोमा कंडीशन में दे सकते हैं। पहला पॉइंट सीओपीडी, दूसरा कोमा, तीसरा लिखे हैं पोस्ट एनेस्थीसिया की तरह, कोल्ड में भी दे सकते हैं, अस्थमा के पेशेंट को दे सकते हैं। जितनी भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी है उसमें सब कंडीशन में हम ये दवाइयां लगभग दे सकते हैं। ओके, फिर है उसी में एडवर्स इफेक्ट, इन दवाइयों का प्रभाव क्या पड़ता है या दुष्प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पे, है ना। हमने अक्सर ये कहते हुए सुना है या जानते भी हैं कि एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखता ही है, और वो जरूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट तो इसमें हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट में मसल्स ट्रिमर, मसल्स जो है ऐसे सिकुड़न होने लगे, कपकपी होने लगे, ठीक है। एंजाइटी, थोड़ी सी तनाव वगैरह, टेंशन ऐसी हो सकता है। ओके, हेडेक, ठीक है। ये 3-4 एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं। ओके, तो हमने आज डिस्कस किया रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या फिर एनालिप्टिक्स, ठीक है। उसका डिफिनीशन समझा, उसकी दवाइयाँ देखी, 8-10 दवाइयाँ जो थी, और फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक यूज एडवर्स इफेक्ट। तो आपने एक टॉपिक ये डिस्कस कर लिया, आपने समझ लिया। आई होप आपको 90 to 80% लगभग चीज़ें याद भी हो गई होंगी, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक था हमारे फार्माकोलॉजी 3rd का। ओके, तो चलिए भैया, इसका नोट्स अपलोड हो जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
then please subscribe, share and comments on this video lecture. Okay, bye bye, take care, good day.